गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के एक टॉपिक बिहेवियर इकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल एल टूरिज्म बिहेवियर के पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था और 3 एग्जाम्पल की हेल्प से अल्टूरिज्म बिहेवियर को हमने समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अल्टूरिज्म बिहेवियर है उससे और जितने भी सोशल बिहेवियर हैं उनसे रिलेटेड WD हैमिल्टन का रूल क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सोशल बिहेवियर से रिलेटेड हैमिल्टन रूल के बारे में WD हैमिल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इस रूल को हैमिल्टन रूल के नाम से जाना जाता है। हैमिल्टन ने पहली बार इंक्लूसिव फिटनेस की एक कंसेप्ट प्रपोज की। इसी इंक्लूसिव फिटनेस की कंसेप्ट को किन सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो अल्टूरिज्म बिहेवियर है ये बिहेवियर डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन की कंसेप्ट है या जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कंसेप्ट है उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपनी कंसेप्ट में ऐसा बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी फिटनेस को इंक्रीज करता है और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है। लेकिन अल्टूरिज्म बिहेवियर में हमने उन एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझा था कि जब कोई एनिमल अल्टूरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस करता है तो वो अपनी फिटनेस को तो कम कर देता है और अपने ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी फिटनेस को इंक्रीज कर देता है। तो इसे समझाने के लिए कि किस प्रकार अल्टूरिस्टिक बिहेवियर के लिए डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की कंसेप्ट को अप्लाई किया जाए, इसे समझाने के लिए हैमिल्टन ने इंक्लूसिव फिटनेस की कंसेप्ट प्रस्तुत की। और 2 बातें यहां पर हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट फिटनेस और सेकंड बात है इनडायरेक्ट फिटनेस। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट फिटनेस क्या है और इनडायरेक्ट फिटनेस क्या है। हैमिल्टन ने बताया कि अगर कोई एनिमल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने ऑफ स्प्रिंग के नंबर को इंक्रीज करे, कि वो हाई रेट से रिप्रोडक्शन करे, अपने ऑफ स्प्रिंग का नंबर इंक्रीज कर दे, तो इसे हैमिल्टन ने डायरेक्ट फिटनेस कहा। दूसरा तरीका हैमिल्टन ने क्या बताया कि इंक्लूसिव फिटनेस में जो सेकंड फैक्टर काम करता है वो है इनडायरेक्ट फिटनेस। इसमें एनिमल अपने प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग के नंबर को इंक्रीज नहीं करके अपने ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके सर्वाइवल को बढ़ाएगा और उनकी प्रोजेनी बढ़ेगी, और इस प्रकार इनडायरेक्ट फिटनेस के द्वारा भी वो अपनी जो ग्रुप है
उसके सर्वाइवल के चांसेस को बना के रखेगा। तो इंक्लूसिव फिटनेस में डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस, ये दोनों ही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, अपना काम करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हैमिल्टन ने रूल दिया वो किस प्रकार वर्क करता है। तो मैंने एक सिंपल से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इस रूल को रिप्रेजेंट किया है। यहां पर 3 टर्म्स इन्वॉल्व की गई हैं, स्मॉल r, स्मॉल b और स्मॉल c। अब यहां पर r क्या है, b क्या है और c क्या है, और 2 इक्वेशंस मैंने यहां पर दी है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन a जो है उसमें एल्टुरिस्टिक बिहेवियर रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, या जो इक्वेशन b है उसमें एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। तो हैमिल्टन रूल हमें यह समझाता है कि कोई भी एनिमल एल्टुरिस्टिक बिहेवियर कब एक्सप्रेस करेगा और कब एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये जानकारी हमें हैमिल्टन रूल से मिलती है। अब यहां जो स्मॉल r है उसका मतलब है रिलेटेडनेस, कि जो 2 मेंबर्स हैं। तो हम ये बात करते हैं कि एल्टुरिस्टिक बिहेवियर में क्या होता है, एक एनिमल तो ऐसा होगा जो एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस करेगा, तो उसे हम डोनर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? डोनर, जिसने बिहेवियर एक्सप्रेस किया है। और जो दूसरा होगा, या जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं जो इस एल्टुरिस्टिक बिहेवियर से बेनिफिट प्राप्त करेंगे, वो सब रिसेप्टर्स होंगे। तो 2 टाइप के एनिमल्स हो गए, एक डोनर हो गया जो एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस करता है, और दूसरे वो मेंबर्स जो इस बिहेवियर से बेनिफिट प्राप्त करते हैं, वो सब बेनिफिशियर कह दो या रिसेप्टर्स कहलाएंगे। तो जो डोनर हैं और जो रिसेप्टर हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की परसेंटेज कैसी है, उन रिलेशन में दृढ़ता कितनी है, वो रिलेशन कितना नियर है। तो जितना रिलेशन नियर होगा, जितने रिलेशन में नियरेस्ट होगी, तो ये जो एल्टुरिस्टिक बिहेवियर है वो एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एल्टुरिस्टिक बिहेवियर जिस पहले फैक्टर पर डिपेंड करता है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r से, और उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटेडनेस, कि जो 2 मेंबर्स हैं, एक डोनर दूसरा रिसेप्टर, उनके बीच में जो रिलेशन है वो कितना घनिष्ठ रिलेशन है। तो एक फैक्टर हो गया। नंबर 2, जो B का मतलब है वो है बेनिफिट, कि इस रिलेशन से फायदा कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना हो रहा है। तो जो सेकंड फैक्टर एल्टुरिस्टिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है, वो सेकंड फैक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल b से, जिसका अर्थ होता है बेनिफिट, कि इस इंटरैक्शन से कितना बेनिफिट मेंबर्स को मिल रहा है। और तीसरी बात की है कॉस्ट की, कि जिस मेंबर ने यानी डोनर ने ये एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस किया तो उसे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी। तो अगर रिलेटेडनेस और बेनिफिट उस चुकाई गई कॉस्ट से ज्यादा है, RB इज ग्रेटर देन C, कि जो कीमत वो डोनर पे कर रहा है वो तो कम है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, और जो रिलेशन में घनिष्ठता है अगर वो ज्यादा है, तो RB इज ग्रेटर देन C, तब उस केस में
उस सोशियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस किया जाएगा। तो क्या कंडीशन है एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस करने के लिए? आरबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा या ऐसी कंडीशन है तो ही एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं होगा। दूसरी बात हमने डिस्कस की, अगर आरबी सी से लेस है, यानी जो कॉस्ट, जो कीमत उस डोनर ने पे की है वो तो ज्यादा है, और जो रिलेटेडनेस है, जो संबंधों में घनिष्ठता है वो, और जो बेनिफिट मिल रहा है वो दोनों कम है, यानी आरबी इज लेस देन सी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो एनिमल के द्वारा एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। तो हैमिल्टन रूल हमें बताता है कि जो सोशियल बिहेवियर है वो सोशियल बिहेवियर एनिमल के द्वारा कब शो किया जाएगा, कब शो नहीं किया जाएगा। तो हैमिल्टन रूल की ये दो इक्वेशन हमें समझाती है कि कब एल्टुरिस्टिक बिहेवियर, ये भी एक प्रकार का सोशियल बिहेवियर है, वो कब एक्सप्रेस एनिमल करेगा और ये बिहेवियर कब एनिमल एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहां तीन फैक्टर हमने डिस्कस किए, रिलेटेडनेस, बेनिफिट और कॉस्ट। इन तीन फैक्टर पे आपका जो सोशल बिहेवियर है, एल्टुरिस्टिक बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है। और पहली बार ऐसी जानकारी कौन से साइंटिस्ट ने दी? W.D. हैमिल्टन के द्वारा इसे सबसे पहले समझाया गया, और इस रूल को हम किस नाम से जानते हैं? हैमिल्टन रूल के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इंक्लूसिव फिटनेस, किन सिलेक्शन की बात की, वो क्या है। तो किन सिलेक्शन हमें समझाता है, या जो इंक्लूसिव फिटनेस है वो हमें ये बात एक्सप्लेन करती है कि जो डार्विन सिलेक्शन है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसे हम किस प्रकार सोशियल ऑर्गेनाइजेशन या जो सोशियल बिहेवियर है उस पर कैसे अप्लाई करें। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है किन सिलेक्शन की। क्या डेफिनेशन दी कि मान लो कहीं एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस हो रहा है और वहां पर हमें दो टाइप के एनिमल्स के ग्रुप दिख रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक एनिमल ने, यानी डोनर ने, एल्टुरिस्टिक बिहेवियर रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया, और उसका प्रॉफिट उसके जो रिलेटेड, जो नियरेस्ट रिलेटिव है उनको मिला। दूसरी हम एक बात करते हैं कि डोनर ने एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस किया और उस बिहेवियर का बेनिफिट जो एनिमल्स ले रहे हैं वो उसके नियरेस्ट रिलेटिव नहीं है। तो किन सिलेक्शन ये बताएगा कि जो एल्टुरिस्टिक बिहेवियर है इज मोर लाइकली टूवर्ड देयर रिलेटिव्स, कि यानी जो नियर रिलेटिव्स हैं उनकी ओर एल्टुरिस्टिक बिहेवियर मोर फ्रिक्वेंटली, मोर लाइकली होगा, जबकि जो अनरिलेटेड मेंबर है उसी स्पीशीज के स्पीशीज एक ही है, कुछ मेंबर रिलेटेड है, रिलेटिव से नियर, उसी स्पीशीज के दूसरे मेंबर ज्यादा क्लोज रिलेटिव नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसी कंडीशन में एल्टुरिस्टिक बिहेवियर मोर लाइकली आपको ज्यादा क्लियरली देखने को मिलेगा किसकी ओर? जो रिलेटिव्स हैं, और उनकी ओर कम देखने को मिलेगा जो अनरिलेटेड मेंबर्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? किन सिलेक्शन। तो यहां पर भी नेचुरल सिलेक्शन लग रहा है कि डोनर
एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस करेगा और अपने जो नियर रिलेटिव हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाएगा, जो नियर रिलेटिव नहीं हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस को कम करेगा। तो ये भी एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है और उसे हमने अप्लाई किया है एल्टुरिस्टिक बिहेवियर के कंसर्न में। और क्या नाम दिया इसको हमने? किन सिलेक्शन। तो जब भी एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस होगा तो जो डोनर है वो जब भी ऐसा बिहेवियर एक्सप्रेस करेगा तो वो बिहेवियर किसे प्रॉफिट पहुंचाएगा? जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको, जो उससे अनरिलेटेड है भले ही उसकी स्पीशीज के हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड किन सिलेक्शन। यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है कि कोई एनिमल है, सोशियल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहता है, तो उसमें ये रिलेशन का परसेंटेज बताया है। क्योंकि जो हैमिल्टन रूल कहता है कि एल्टुरिस्टिक बिहेवियर केवल उसी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा तब ये 3 फैक्टर काम करेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? स्मॉल आर, रिलेटेडनेस के रिलेशन में घनिष्ठता कितनी है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिलेशन के परसेंटेज बताए हैं कि एक तो रिलेशन, पहले एनिमल किसका सोचेगा? खुद का। तो रिलेटेडनेस कितनी हो गई उसकी? 100%। पहले उसे खुद का प्रॉफिट देखना चाहिए। फादर मदर ऑफ स्प्रिंग और सिबलिंग्स की बात करें, देखो फादर और मदर है, 50% जीन उसे फादर से मिले, 50% उसे मदर से मिले, सिंपल सी बात है। तो मदर और फादर के बात अगर कंसर्न में करें तो उसकी रिलेटेडनेस, रिलेशन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 50% होगी। खुद के लिए 100, मदर और फादर के लिए 50-50%, क्योंकि उसे केवल हाफ जीन ही मदर या फादर से मिलते हैं। ऑफ स्प्रिंग, जो उसकी ऑफ स्प्रिंग है, संतति बनी, उसमें भी उसके जीन कितने जाएंगे? केवल 50%। 50% उसके पार्टनर के जाएंगे। तो जो उसकी ऑफ स्प्रिंग बनी उसके रिलेशन परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितना आएगा? 50%। उसके जो सिबलिंग्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, उनके अंदर भी रिलेशन परसेंटेज क्या रहेगा? क्योंकि जो जीन उसे मिले हैं 50% फादर से, 50% मदर से, तो उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं उनको भी 50-50% अपने मदर और फादर से मिले हैं। तो ये एक रिलेशन, ऐसे ही उसके कजिन है तो वहां पर रिलेशन परसेंटेज घटकर कितना हो गया? और अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई रिलेशन है ही नहीं उसका, तो परसेंटेज रिलेशन कितना हो जाएगा? 0%। तो जब भी ऐसा कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको आर, बी और सी तीनों की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या यहां एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस होगा या? तो आपको सीधा लिखना है अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल आर बी इज ग्रेटर देन सी। यही वो कंडीशन है जब एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस होता है। तो आर आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है। तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि उस जो पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर है वहां एल्टुरिस्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये एल्टुरिज्म का ठीक अपोजिट है। क्या नाम दिया इसका? रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म। इसे हम टिट फॉर टैट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? क्या है यहां पर भी कि ये भी एल्टुरिज्म है लेकिन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। अभी तो हमने क्या बात की थी? एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। अच्छा, एक ही स्पीशीज के साथ साथ उनमें रिलेशन परसेंटेज, रिलेटेडनेस होनी चाहिए। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? कोई रिलेशन उनमें नहीं है और फिर भी एक स्पीशीज का मेंबर
ऐसा कोई बिहेवियर शो करता है जिससे दूसरी स्पीशीज के मेंबर को बेनिफिट हो। तो अनरिलेटेड एनिमल्स में अगर कोई एल्टूरिस्टिक बिहेवियर हो तो उसे हम क्या नाम देंगे? रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म। अच्छा, ये क्यों किया जाएगा? देखो, वहां तो क्या था कि उसे इंक्लूसिव फिटनेस की फॉर्म में हमने एप्लीकेशन पढ़ा था कि या तो डायरेक्ट फिटनेस हो, खुद की प्रोजेनी बढ़ा दे, या अपनी ही स्पीशीज के मेंबर की प्रोजेनी बढ़ा दे। या तो ऐसा है नहीं, स्पीशीज है ही नहीं खुद की, अनरिलेटेड है। तो यहां उद्देश्य, एम क्या हो सकता है इस रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म का? यहां एम ये हो सकता है कि आज मैंने इसकी हेल्प की है तो फ्यूचर में ये मुझे कोई बेनिफिट अवेलेबल करवाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टिट फॉर टैट, कि एक ने आज किसी की हेल्प की तो इस उम्मीद से की कि फ्यूचर में ये दूसरा वाला मुझे इसका प्रॉफिट देगा। तो कुछ एग्जाम्पल लिखे, कुछ बर्ड्स से वो वार्निंग कॉल्स देते हैं। तो वो वार्निंग कॉल्स क्यों देते हैं? कि एक स्पीशीज के बर्ड ने प्रेडेटर की प्रेजेंस में वार्निंग कॉल दी तो दूसरी स्पीशीज के जो बर्ड्स थे, अनरिलेटेड थे, वो सब अलार्म हो गए, सचेत हो गए उससे। तो उस पहले वाले बर्ड ने इस उद्देश्य से दी है कि फ्यूचर में ऐसा ही कोई अटैक होगा तो ये दूसरे वाले बर्ड्स भी हमें अलार्मिंग कॉल देंगे। इज दैट क्लियर? सेकेंड है नेस्ट प्रोटेक्टिंग। एक बड़ा इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है रेड विंग्ड ब्लैक बर्ड। ये बर्ड क्या करता है? अपने जो नेबरिंग नेस्ट है, अपने चारों ओर जो दूसरे नेस्ट है दूसरे बर्ड्स के, उनकी देखभाल, उनकी वॉचिंग, उनकी केयरिंग का काम करता है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म के। तो आज हमने डिस्कस किया हैमिल्टन रूल के बारे में और एक नई कंसेप्ट रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म के बारे में। आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।